नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा मैं हमेशा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती रहती हूँ और हमेशा इस बात को भी तवज्जो दी है या इम्पोर्टेंस दी है कि भाई जितना फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उतना ही मेंटल हेल्थ भी। मेंटल हेल्थ पे असर बहुत चीज़ों का होता है जिनमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं या इंक्लूड होती हैं। अब बड़ी चीज़ें तो हो सकता है भाई कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या आप किसी दौर से गुजरे हो जो डिफ़िकल्ट है, किसी ने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से आपको ऐसा दिमाग में असर हो गया है कि अब आप डिप्रेस्ड रहते हो या एंग्जाइटी है आपको या आप इनसिक्योर फील करते हो और हज़ारों डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स। पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो पता नहीं चलता लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ पर असर करती हैं। तो मैंने सोचा बड़ी बातें तो बहुत कर ली, कुछ छोटी बातें भी हो जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपके मेंटल हेल्थ में हमें पता नहीं चलता लेकिन ये जो हमारे शरीर का पोस्चर है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे असर करता है। अगर आप सोचें जो अगर आपका पोस्चर ख़राब हो या आप हमेशा स्लाउच करके बैठते हो तो देखेंगे कि आपका मूड भी वैसा ही होता है, स्लाउची। आपका कहीं मन नहीं लगता, फिर किसी चीज़ में आप फोकस नहीं कर पाते हो। वहीं अगर आपका पोस्चर सही हो यानी कि आप अलर्ट बैठे हो, सीधे बैठे हो, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका दिमाग भी लगता है। दूसरा, अगर आपका पोस्चर ख़राब है तो आपके शरीर की भाषा में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। वहीं अगर आप स्ट्रेट और अलर्ट बैठे हो, पोस्चर आपका सही है तो आपका शरीर कॉन्फिडेंस छलकाता है। लोगों को लगता है अरे यार ये कॉन्फिडेंट बंदा है या बंदी है, इसे तो पता ही होगा। तो फिर आपकी जो छवि है वो भी दूसरी हो जाती है। और फिर सब इंटर रिलेटेड है ना, कि अगर आप स्लाउच करके बैठे हुए हो किसी कोने में तो आप इनविजिबल से भी हो जाते हो। लोग आपको उतना तवज्जो या इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन वहीं अगर आप कॉन्फिडेंस दिख रहे हो तो सामने से भी 4 लोग आपसे आके बात करेंगे। तो ये पहली चीज़ हो गई। तो ये बहुत छोटी चीज़ है कि आपके शरीर का पोस्चर कैसा है, लेकिन इसको हम अपनी आम जिंदगी में आराम से ला सकते हैं और इसके बेनिफिट्स तो आप देख ही रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो तो है ही, फिज़िकल आपको अपने आप फ़ायदा भी होगा क्योंकि वही बैक का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सब भी तो गलत पोस्चर से ही होता है। जो अगर आप पोस्चर ठीक रखोगे तो वो सब बेनिफिट्स तो हैं ही इसके अलावा। और आपका मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा। जब आपको मान सम्मान मिलता है तो फिर आपका मेंटल भी सही रहता है क्योंकि आपके वही हार्मोन्स सही वाले रिलीज़ होते हैं ना ब्रेन में। दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने ध्यान दिया है या जो मैंने महसूस किया है और आजकल भी कर रही हूँ वो है क्लटर। ऐसे तो क्या है ना कि आदत सी हो जाती है लोगों को कचरे में रहने की या क्लटर में रहने की। लेकिन जो लोग क्लटर में रहते हैं उनका दिमागी जो संतुलन या दिमाग जो उनका होता है वो भी स्थिर नहीं होता या वो उतना हेल्दी नहीं होता। क्योंकि क्लटर किसी को नहीं पसंद है। किसको पसंद है गंदगी में रहना या भीड़ भड़क्के में या कचरे के बीच या फिर बहुत फैले हुई जगह रहना। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसा मैंने शायद पिछले एपिसोड में भी बताया था कि मैं कोशिश कर रही हूँ घर की सफाई करने की, थोड़ा घर को क्लटर करने की। तो जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की नहीं है उनको या तो डोनेट कर दूँ या कहीं दे दूँ। पता नहीं आप लोग जानते हैं मरी कोंडो के बारे में कि नहीं, कि शी इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़र टाइप्स, वेल अचीव, लोगों को सिखाती हैं। अब मरी कोंडो का कहना ये है कि बस वही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आपको जॉय स्पार्क करती हो। तो अगर आप किसी कपड़े को उठाते हो और आपको लगता है कि वाह ये तो मुझे बहुत खुशी देता है तो आप उसे रखो। जो अगर नहीं देता है खुशी तो आप उसको डोनेट कर दो। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है लेकिन डीक्लटरिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो वो करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। लेकिन कहूँ कोशिश, लेकिन पहुँच नहीं पा रही हूँ उस तरफ। उसका कारण ये है कि क्लटर को देख के थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, डर सा लगता है कि अरे यार
कब स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। ऊपर से पूरे हफ्ता काम है, वीकेंड में बिजी हो जाते हैं सोशलाइजिंग में, यहाँ वहाँ लोग आते हैं जाते हैं, तो ये कब करूं। लेकिन करना है, और मैं चाहूँ तो हफ्तों में, हफ्ते जो मंडे से फ्राइडे तक, जब जिन दिन मैं घर पे तो रहती हूँ, तो सारे काम निपटा के खाना वाना हमारा जल्दी हो जाता है, टीवी ना देख कर या कोई सीरीज़ ना देख के मैं धीरे धीरे इस क्लटर को हटा सकती हूँ वीकडेज में भी। लेकिन पता नहीं, एक दिमाग पे जोर रहता है, नहीं कर पाते। तो लेकिन इन सेइंग दैट, उस क्लटर को दिमाग से हम हटा भी नहीं पा रहे हैं। तो जो रूम है जिसको मुझे साफ़ करना है, अब अगर आप देखेंगे तो मेरा आम करके घर तो साफ़ ही दिखेगा, क्योंकि मेरा बेडरूम, लिविंग सब कुछ साफ़ है। लेकिन देयर आर सर्टेन रूम्स जहाँ मैंने क्लटर किया हुआ है, तो वो जो रूम क्लटर्ड है उसको मुझे सॉर्ट करना है। अब वो करने की ताकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होती है, एक अजीब सा खौफ सा है, पता नहीं काहे का। तो देखिए, इतने हेल्दी दिमागी तौर पे होने के बावजूद भी क्लटर मेरे दिमाग पे असर करता है। तो फिर सोचिए कितना असर करता होगा उन लोगों पे जिनका पूरा घर तहस नहस है। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर कर नहीं पाते आप, जब कर नहीं पाते तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन तो ऑफकोर्स दिमाग पर जाता है, जो कुछ हद तक मेरे साथ भी होता है। समझ नहीं आता ना कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। इसलिए तो क्लटर भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और वही है कि कोई और तरीका नहीं है, छोटे से शुरू करें और करते ही जाएं। मैरी कोंडो का क्या सिस्टम है कि वो, जैसे अगर आप क्लोजेट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो कहती है कि सारा क्लोजेट खाली करके सब सामान बाहर बिस्तर पे रख दो, और फिर एक एक सामान उठा के देखो कि पसंद है कि नहीं, और फिर पाइल्स बनाओ कि जो चाहिए, जो नहीं चाहिए, जो शायद चाहिए, जो डोनेट करना है और जो फेंक देना है। तो ऐसे पाइल्स बनाओ और फिर उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और फिर अपने क्लोजेट में वापस रखो सामान, तो अपने आप डीक्लटर हो जाएगा। बड़ी चीज़ है, लेकिन करना है, इसको चालू करना है। तीसरा है अपने को मजाक बनाना, अपना खुद का मजाक बनाना। नहीं कहते कि जितने भी कॉमेडियंस होते हैं दुनिया में, जो बहुत भयंकर स्टैंड अप कॉमेडीज करते हैं, या जो एक्टर्स हैं जो कॉमेडियन के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, वो लोग असली ज़िंदगी में बहुत दुखी, डिप्रेस्ड, और मेंटल उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती। तो जो लोग अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं, कुछ डोजेज में अगर कहा जाए तो इट्स हेल्पफुल। कई बार आपको जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उससे बाहर निकालता है। फिर वही है ना कि अति हर चीज़ की गड़बड़ होती है। तो एक एग्जाम्पल आपको दूंगी। मेरा सरनेम जो है, शायद मैंने पहले मेंशन किया है कि नहीं पता नहीं किसी वीडियो में, पर हमारा सरनेम शादी के बाद, शादी के पहले हम पांडे थे, शादी के बाद हमारा सरनेम दीक्षित हो गया। अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको दीक्षित बुलवाना है, तो अगर आप देखें तो दो अजूबा शब्दों का मिश्रण है, डिक एंड शिट, राइट। अब ये मुझे पता था कि इस चीज़ का मजाक हो सकता है स्कूल में बच्चों के साथ हो, तो मैंने बच्चों को ऐसा बोला कि जब पहले अपने आप ही, जब कोई मजाक की बात हो, कुछ हो, तो इस चीज़ को अपने आप बाहर ले आओ। कह रहे यार तुम लोगों का क्या है, मेरा तो सरनेम ऐसा है जिसमें 2 चीज़ें हैं, लेकिन दोनों बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, और मजाक बना दो। तो मजाक बना दोगे तो लोगों को फिर मजाक करने के लिए कुछ रह नहीं जाता, तो वो उससे ऊपर उठ जाओगे। और यही हुआ, इन लोगों ने किया, और फिर बाकी किसी को मजाक कुछ हुआ ही नहीं, किसी को अरे यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता टाइप्स। तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ या जो आपको लगता है चीज़ें जो आपको परेशान कर सकती हैं, अगर उनका आप मजाक बना दो, चाहे वो आपकी हाइट हो या आपका मोटापा हो या कोई भी चीज़, छोटे पोर्शंस में, हल्के छोटे पोर्शंस में, बट अगर आप हर वक्त मजाक का ज़रिया बन जाते हो, या आप हर वक्त अपने को मजाक का ज़रिया बना लेते हो, तो फिर अति तो खराब ही होती है। फिर वो आपके दिमाग पर असर करने लगती है, और कई बार आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद जो चीज़ें आप मजाक में बोलते हो वो सत्य हैं, तो वो आपके ऊपर फिर गलत असर करती है, फिर वो दिमाग पे असर होता है। तो बहुत ज़रूरी इस चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए कि कितनी डोजेज़ में हम अपना मजाक उड़ाएं। लोगों को मस्ती करानी भी है तो अपने एक्सपेंस पे, तो क्या डोज होना चाहिए उसका, बहुत ज़रूरी जानना। चौथा पॉइंट है सेल्फी। सेल्फी इसलिए कि क्योंकि आजकल के दौर में ये बहुत ही कॉमन है। अब सेल्फी इसको मतलब ये है कि जब नहीं
कुछ भी काम चालू करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, आजकल के यंगस्टर्स या काफ़ी बड़े लोग भी, मैं अपने को क्यों बोलूँ, मैं भी तैयार होती हूँ तो मैं सबसे पहले कहती हूँ अपने लड़के को, भैया फ़ोटो खींच दो, इंस्टा में डालनी है मुझे। जबकि कोई ऐसे मेरे इंस्टा में फॉलोअर्स नहीं है। और किसी हद तक मैं इंस्टाग्राम में इसलिए फ़ोटो डालती हूँ कि मुझे लगता है मेरे वो जो उस दिन के कपड़े हैं वो कैप्चर हो जाएं। दैट्स ऑल। बट है तो दिमाग में ना, तैयार होकर निकलते हैं तो दिमाग में आता है यार एक बार फ़ोटो खिंचवा लें। तो वही चीज़ लोगों के दिमाग में बहुत आगे तक होती है कि वो लोग घर से निकलते हैं या दिन में 2500 बार अपनी सेल्फी लेते हैं। और ये जो सेल्फी लेने का तरीका है या जो सेल्फी लेने का जो क्या कहते हैं आदत है, वो कई बार आपकी मेंटल हेल्थ के लिए डिट्रीमेंटल हो सकती है, क्योंकि आप फिर अपने में इतनी ज़्यादा फ्लॉज देखते हो ना कि आप उसका करेक्शन करते हो, आप अपनी स्किन को स्मूथ करते हो, आपको लगता है ऐसा मैं कैसे पोस्ट करूं, तो क्या कहते हैं उसको, फिल्टर्स यूज़ करते हो, फिर भी आपको लगता है, और जब आप फिल्टर्स यूज़ करते हो तो आपको और लगता है कि आप बिल्कुल इस लायक नहीं हो, आप में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। और जब ऐसा महसूस होता है तो आपका जो दिमाग है वो आपको कहने लगता है कि आप बदसूरत हो या आप ख़राब हो या आप टू द मार्क नहीं हो। तो टू मच वही है, अति हर चीज़ की बड़ी ख़राब है। तो सेल्फी भी ना, सुबह शाम रात दोपहर निकले नहीं कि सेल्फी पे सेल्फी और पोस्ट किए जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तो वो भी आपके दिमाग पे ख़राब असर करती है। तो इसका भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो हमारे घर में भी अगर बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फी लेते हैं, अगेन बच्चों का क्या करोगे आप, अगर बोलोगे तो हो सकता है उनको तकलीफ़ हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें जैसे सर्वेज़ हैं या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स, तो वो अगर आप फॉरवर्ड करें अपने बच्चों को, या कोई ऐसा वीडियो, क्योंकि वो लोग वीडियो मीडिया इन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसा कोई अप्रोप्रिएट वीडियो हो जो आपको लगता है आपके बच्चे को शायद रीच करे, तो ऐसा वीडियो फॉरवर्ड कर दें कि अरे यार ये देखा, ये नहीं बोल करके देखो तुम ऐसा करते हो, उससे तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये कि भाई देखो ये क्या बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सुनो, साथ में तुम भी सुन लो, हम भी सुन लें, तो हो सकता है कौन सी बात कब क्लिक कर जाए और बच्चे को समझ आ जाए और वो कन्विंस हो जाए ना। तो तरीके होते हैं अपने बच्चों तक रीच करने के लिए। तो सेल्फी भी काफ़ी, टू मच ऑफ सेल्फी इज़ ऑल्सो वेरी डेट्रीमेंटल। पांचवा मैं कहूँगी मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का क्या है कि वैसे तो बहुत औरतों के लिए तो कहा जाता है कि बहुत अच्छे से कर लेती हैं, कर भी लेती हैं कुछ हद तक, क्योंकि वो जगल करती हैं घर, काम, बच्चा, दुनिया भर की चीज़ें एक साथ कर भी लेती हैं, लेकिन फिर एग्जॉस्ट भी हो जाती हैं एक पॉइंट पे रीच करके। या सबके पास 24 ही घंटे होते हैं दिन में, ऐसा नहीं है कि औरतों के नाम पे 45 घंटे 48 घंटे लिखे हैं दिन के और आदमी के पास सिर्फ 24 हैं। तो मल्टीटास्किंग कर करके होता क्या है कि इनिशियली तो आदमी बहुत खुश होता है, लोग, जैसे मुझे भी कई बार टाइटल मिला है सुपर वुमन का, वैसा टाइटल मिलता है, आप शायद कुछ टाइम आप उससे खुश रहते हो, अरे वाह मैं तो सुपर वुमन हूँ, व्हाट नॉट, या सुपर मैन हूँ, या वट एवर, तारीफ से। ऑफिस में भी कि कुछ टाइम तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है बिकॉज यू आर एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। पर धीरे धीरे हाथ से चीज़ें छूटने लगती हैं, फिर गलतियाँ होने लगती हैं, फोकस जाने लगता है, काम की क्वालिटी में खराबी होने लगती है, और घर में देखें तो औरतें एग्जॉस्ट होने लगती हैं, फिर मूड खराब रहने लगता है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो जो मल्टीटास्किंग है ना, ये भी दिमाग को बहुत ख़राब करती है, और फिर आपको महसूस होने लगता है कि यार ये क्या है, क्यों नहीं मैं शांति से, पूरे समय आप बिजी रहते हो और बिजी भी रहते हो, और फिर उसके बाद भी गलतियाँ, क्योंकि हर काम आप, इतने सारे काम आपने उठाए हुए हैं कि कोई भी काम आप पूरा नहीं कर पाते हो। फिर ऑफिस में बॉस की शिकायत, घर में देखो तो सब परेशान कि भैया मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, क्योंकि सारे काम तो आपने ओढ़े हुए हैं। तो मल्टीटास्किंग कुछ हद तक अच्छा है तो कुछ के बाद बुरा भी है। एक्सेस नहीं होना चाहिए कि हर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, हर चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी कोई चीज़ अति वाली आती है ना तो वो दिमाग पर असर करती है। तो मल्टीटास्किंग भी उसमें एक है। और आखिरी मैं कहूँगी कंप्लेनिंग एंड विंजिंग एंड वाइनिंग। तो हमारे ऑफिस में एक बंदा हुआ करता था, अभी भी होगा, किसी और डिपार्टमेंट में है, उसकी आदत थी कि जब मिले उसको वर्टिकल ऊपर जाना था, उसको मैनेजर बनना था,
और वो बहुत बार अप्लाई भी करता था और होता नहीं था, और कई बार वो नहीं भी अप्लाई करता था, फिर भी वो ये ज़रूर विंच करता था कि यार यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन है, साले हम लोग को तो देसियों को कुछ करते नहीं हैं, ऐसा है वैसा है, देखो उस गोरे को मिल गया, उस गोरे को मिल गया, उसको मिल गया, उसको मिल गया, ये सब चलता रहता था, पूरे समय विंच करता था। तो वो तो नहीं था हमारे साथ, लेकिन एक बार मैं किसी सीनियर आदमी के साथ, औरत के साथ जो देसी थी, खुद भी सीनियर थी बंदी, उसके साथ मैं लिफ्ट पे ट्रैवल कर रही थी, ऊपर से नीचे जा रही थी। तो मैंने ऐसे ही यूं ही जनरली इस बंदे का नाम लिया कि ये भी तो काफ़ी केपेबल है, इसको क्यों नहीं मैनेजर के लिए सोचा जा रहा। तो उस बंदी ने तुरंत कहा कि केपेबल है, काम वाम अच्छा है, लेकिन यार बहुत रोता है, पूरे समय विंच करता रहता है, और किसको नेगेटिव लोग चाहिए यार, पूरे समय रोते पीटते, तो उनके साथ कौन चाहता है ऐसा मैनेजर। तो मेरे दिमाग में ठनका था कि कहते हैं ना कि जब आदमी शोर करता है, या नहीं, बच्चे हों अगर रोते नहीं जब तक उनको दूध नहीं मिलता, तो रोते बिलखते चीखते लोगों को ही अटेंशन होता है। हमारे जॉब में भी जो मैं काम करती हूँ कंप्लेंट्स रिजॉल्व करने का, उसमें भी जो कस्टमर ज़्यादा कूद रहा होता है उसको घूम घूम कर हम जाके देखते हैं, और उसको ज़्यादा करके ज़्यादा सामान, ज़्यादा अटेंशन भी मिलता है, और उसको उसका आउटकम भी उसके लिए पॉजिटिव ज़्यादा करके होता है। वहीं दूसरा कस्टमर जो कंप्लेन लॉन्च करके पेशेंटली वेट कर रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, और जो ये कि सिस्टम को पे रिलाई करता है, ट्रस्ट करता है सिस्टम को, प्रोसेस को, उसको हम कई बार घुमा भी देते हैं, उसका एडवांटेज उठा लिया जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है, और जो चिल्लाता रहता है उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है। तो ये जो विंजिंग और कंप्लेनिंग वाले लोग हैं, ये कुछ हद तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा करने लगते हैं ना, तो फिर जो सुनने का जो इम्प्रूवमेंट का दरवाज़ा होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। क्योंकि आप किसी की बुराई करते हो या कंप्लेन करते हो किसी सिचुएशन के बारे में, वो ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा है और आपको कुछ बता रहा है कि ये इस वजह से हो सकता है या उस वजह से हो सकता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम वैसा क्यों नहीं करते हो, या सोल्यूशन दे रहा है, पर चूंकि आप इतने ज़्यादा कंप्लेनिंग और विंजिंग के मूड में हो या हर वक्त उसमें रहते हो कि आप ये सब सुन ही नहीं पाते हो, तो फिर आपके दिमाग पे असर उसका उल्टा होने लगता है। क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट के सारे ज़रिए, या वही है ना, दरवाजे सब बंद कर दिए, तो हवा तो आ नहीं पा रही ना दिमाग में, तो जब हवा नहीं आएगी तो दिमाग ग्रो कैसे करेगा। ऑक्सीजन तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, दिमाग को भी, शरीर को भी, सबको। तो कंप्लेनिंग और विंजिंग का ये प्रॉब्लम होता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम नोटिस करना शुरू करें कि ऐसा है, तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जिससे शायद हमारा जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जाने से पहले अच्छा लगे तो शेयर करें, कोशिश करके सब्सक्राइब करें, ज़रा भी अगर अच्छा लगता है तो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।